हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का पिक द फाइट सिविल सर्विस एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। बहुत बहुत अभिनंदन है। जैसा कि हम लोग पढ़ेंगे, मेंस का क्लास शुरुआत हो रहा है और हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, मेंस के पॉलिटी पढ़ेंगे और बीपीएससी का जीएस पार्ट सेकंड का ये आपका टॉपिक है, विषय है जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले हम लोगों ने सिलेबस पे बात किया था। आप सिलेबस हमने कराया है कि क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या इम्पोर्टेंट है, और ये बहुत इम्पोर्टेंट है आपके 69 और 70 बीपीएससी के लिए। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। हम लोग लोकतंत्र से ही शुरुआत करेंगे क्योंकि लोकतंत्र से आपको बहुत सारी चीज़ें समझने में मतलब सहूलियत हो जाएगा, आसान हो जाएगा, सरल हो जाता है। ठीक है, और प्रारंभ करते हैं हम लोग लोकतंत्र। देखिए, लोकतंत्र की अगर बात हम लोग करेंगे तो सबसे पहले समझेंगे हम लोग इस शब्द को बांट करके समझें। जैसे मानते हैं कि ये शब्द जो है, एक हो जाता है लोक और दूसरा हो जाता है तंत्र होता है। ठीक है, लोक का मतलब होता है लोग या जनता कह सकते हैं। तंत्र का मतलब होता है शासन। तंत्र का मतलब क्या होता है? शासन होता है। अगर दोनों को मिला दिया जाए तो लोगों का शासन होता है, इसी को लोकतंत्र कहते हैं। देखिए, लोकतंत्र को समझना इतना भी आसान नहीं है। जैसे हम लोग बात करें तो गणतंत्र हो जाता है, स्वतंत्र हो जाता है। अगर बात करें हम लोग तो पाचन तंत्र होता है, कंकाल तंत्र हो जाता है, श्वसन तंत्र हो जाता है, पाचन तंत्र हो जाता है। कहने का मतलब समझिए, ये तंत्र बहुत ही टिपिकल चीज़ हो जाता है, इतना भी आसान नहीं है। ये जो तंत्र होता है, जैसे तंत्र और मंत्र आप देखते होंगे, मंत्र तंत्र देखते होंगे। मंत्र अलग चीज़ हो जाता है और तंत्र अलग चीज़ हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग देखेंगे, गणतंत्र हो जाता है, प्रजातंत्र हो जाता है, राजतंत्र हो जाता है। ठीक है, तो पहले हम समझेंगे, शब्दों को समझने के बाद ही हम इसका व्याख्या करें, विश्लेषण करें, तभी समझ में आता है। क्योंकि शब्दों की जानकारी के अभाव में चीज़ें समझ में नहीं आती है। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि लोकतंत्र, हमने इतनी बातें कर दी। जैसे आप देखेंगे, सूत्र भी बिल्कुल तंत्र की तरह होता है, जैसे वात्स्यायन का लिखा हुआ कामसूत्र है। तो सबसे बड़ी बात है कि तंत्र, सूत्र, ये सारा चीज़ें कहीं ना कहीं एक दूसरे से क्या है, रिलेटेड हो जाता है। तो हम लोग बात करेंगे लोकतंत्र पे। ठीक है, तो देखिएगा, एक यूनानी ग्रीक शब्द का अगर बात करें हम लोग, यहाँ पे एक भाषा का या एक कह सकते हैं शब्द है जिसको हम लोग पढ़ते हैं डेमोक्रेसी। ठीक है, डेमोक्रेसी हम लोग पढ़ते हैं, और डेमोक्रेसी भी दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है। अगर एक हम लोग देखेंगे तो एक हो जाता है डेमोश हो जाता है, और एक अगर देखेंगे इसे तो क्राशिया हो जाता है। ठीक है, अगर हम लोग डेमोश का मतलब देखेंगे तो लोग हो जाता है, और क्राटिया का मतलब या क्राशिया का मतलब ये शासन होता है। ठीक है, इस तरीके से अगर हम लोग दोनों को मिला दें तो भी हो जाता है लोगों का शासन। अगर हम लोग नेक्स्ट हम लोग लेते हैं, अगर हम लोग शब्द के या शब्दार्थ कहें तो इसका शब्दार्थ क्या हो जाता है? शब्दार्थ हो जाएगा लोकतंत्र, यानी कि लोगों का शासन हो जाता है ना। शब्दार्थ अगर देखेंगे हम लोग तो ये क्या हो जाता है? लोगों का शासन हो जाता है। अगर हम लोग भावार्थ में लेंगे, अगर भाव में लेते हैं तो कैसे लिखा जाएगा? अगर हम लोग बात करेंगे भावार्थ में अगर लेते हैं इसको तो कैसे लिखा जाएगा? ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा या अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी हो, ऐसी व्यवस्था को हम लोग क्या बोलेंगे? लोकतंत्र बोलेंगे। मतलब ऐसी शासन व्यवस्था या ऐसी पद्धति, ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें
ज़्यादा से ज़्यादा लोग, है ना, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की भागीदारी हो, की भागीदारी सुनिश्चित हो, उसे क्या कहा जाता है? लोकतंत्र कहा जाता है। देखिए, आप बचपन से ही लोकतंत्र की परिभाषा पढ़ते होंगे। जैसे में अमेरिकी राष्ट्रपति ने लोकतंत्र की बड़ा खूबसूरत व्याख्या दिया है, जिनका नाम है अब्राहम लिंकन। तो अब्राहम लिंकन के हम लोगों ने बचपन से ही पढ़ा और उन्होंने लोकतंत्र की बड़ा खूबसूरत परिभाषा दिया। और उनकी जो लोकतंत्र का जो कॉन्सेप्ट था, लोकतंत्र की जो परिभाषा थी, वो विश्व में बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो गई। अगर हम लोग वर्तमान में बात करें तो किस मॉडल को पूरी दुनिया सबसे ज़्यादा मतलब अच्छा मानती है, वो हो जाता है लोकतंत्र। और इसी लोकतंत्र की जो परिभाषा है अब्राहम लिंकन के शब्दों में अगर हम लोग देखेंगे तो देखिए, लोकतंत्र अगर हम लोग यहाँ पे देखेंगे तो लोकतंत्र कैसा होना चाहिए। अगर हम लोग बात करें लोकतंत्र की, और अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र के बारे में क्या कहा, तो लोकतंत्र जनता का, सबसे पहले देखेंगे किसका, तो जनता का, ठीक है, जनता का। और किसका? जनता के लिए। जनता के लिए, जनता के द्वारा क्या है? शासन है। चीज़ों को समझिए, ये अब्राहम लिंकन ने क्या कहा था? उन्होंने कहा कि लोकतंत्र जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा क्या है? शासन है। अब्राहम लिंकन अपनी पूरी ज़िंदगी, अपने जीवन की वो सबसे बेहतरीन पल अधिकतर कहें तो उनका जेल में ही बीत गया। जिस उम्र में लोग समझिए कि गृहस्थ जीवन में बड़ा खुश होते हैं, मतलब समझिए कि मौज मस्ती, अयासी, रिलेशन, बहुत सारा चीज़ है, प्यार मोहब्बत, बहुत सारा चीज़ है जो करते हैं, उस उम्र में अब्राहम लिंकन जेल में थे। और उन्होंने एक बहुत बेहतर, जब वो निकले तो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और उन्होंने लोकतंत्र की जो परिभाषा दिया, उस लोकतंत्र की परिभाषा का उदाहरण दुनिया के सारे जो कंट्री के जो लोग हैं वो देते हैं। और उन्होंने यही बात कहा था, ठीक है। लोकतंत्र की सबसे सटीक उन्होंने उदाहरण दिया। लोकतंत्र किसके लिए? तो जनता का, जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन होता है, ठीक है, ये उन्होंने कहा था। देखिए, हमारे भारत में अगर लोकतंत्र की बात किया जाए तो ये बहुत ही प्राचीन काल से ही प्रारंभ होता है। अगर बात करें हम लोग, स्वतंत्रता जब संग्राम चल रही थी, जब राष्ट्रीय आंदोलन हो रहा था, तो भारत में जो राष्ट्रीय नेता जो थे, उनका प्रमुख मांग ही था लोकतंत्र की स्थापना करना। हम लोग आधुनिक समय में लोकतंत्र की बात करते हैं कि आधुनिक समय में किसका देन है लोकतंत्र का, तो आपने पढ़ा होगा 1688 की कहानी है। हम आपको कहानी भी सुनाते हैं तभी लोकतंत्र समझ में आएगा। मेंस में एनालिसिस करना बहुत ज़रूरी होता है। विदाउट एनालिसिस का मेंस बेहतर नहीं होगा। और लिखने की कला आपको खुद डेवलप करना पड़ेगा। और लिखने के लिए बहुत सारा चीज़ है, जो जैसे मानते हैं कि आप प्रैक्टिस बार बार करेंगे, कैसे लिखा जाता है, शब्दों का खेल अगर समझिए, अगर आपको आ गया, शब्दों का तालमेल आपका, मतलब समझिए कि आपको समझ में आ गया, तो आपके लिए मेन बहुत आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात है कि बौद्धिक क्षमता आपका कम से कम लेवल अच्छा हो तभी आएगा। तो क्या होता है ना कि 1688 में आप देखेंगे, यहाँ पे 1688 में इंग्लैंड में एक क्रांति हुई थी, जिसको हम लोग रक्तहीन क्रांति के नाम से जानते हैं या गौरवपूर्ण क्रांति के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। इस समय रक्तहीन क्रांति कह सकते हैं या गौरवपूर्ण क्रांति कह सकते हैं, क्रांति कह सकते हैं। क्रांति हुई थी, कब हुआ था? 1688 में।
और इंग्लैंड की जनता ने ही यह क्रांति पैदा कर दिया था। इसको गौरवपूर्ण क्रांति या रक्तहीन क्रांति इसलिए बोला जाता है कि सरकार ने, यानी कि वहाँ के जो सम्राट थे, उन्होंने जनता को बिना दंडित किए हुए या बिना जुल्म ढाए या बिना प्रतिरोध किए हुए उन्होंने क्या किया, सत्ता से अपना मतलब सत्ता को छोड़ दिया। यानी कि उन्होंने क्या किया, जनता को बिना जख्म दिए ही उन्होंने क्या किया, इस सत्ता से बेदखल हो गए। और उस समय उस स्थान पे उसी वक्त बिना खून खराबे का लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अगर बात करें हम लोग तो उस समय सम्राट जो थे, उस समय सम्राट की अगर बात करें हम लोग तो जेम्स द्वितीय थे और उनकी पत्नी का नाम था एनी हाइड नाम था। इन दोनों लोगों ने समाज में और धर्म में इस तरीके से मतलब मतभेद पैदा हो गए कर दिए थे, जिससे लोगों का जो अधिकार था कहीं ना कहीं खतरे में पड़ रहा था। लोग अपनी स्वतंत्रता मतलब खोते हुए जा रहे थे और वहाँ की जनता ये कतई नहीं चाहती थी। और यही वजह था कि ये रक्तहीन क्रांति सामाजिक धार्मिक क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, देखिए सबसे बड़ी बात एक चीज़ और भी हम लोग समझेंगे, क्रांति का मतलब क्या होता है। जैसे हम भारत में अगर पढ़ेंगे तो 1857 के क्रांति को क्रांति बोलते हैं। बाकी बहुत सारे आंदोलन होते हैं, बहुत सारा विद्रोह हो जाता है जिसको हम लोग क्रांति के नाम से नहीं जानते। तो क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन होना। चीज़ों को समझिए, शब्द को भी समझना बहुत ज़रूरी है। क्रांति का मतलब होता है आमूल चूल परिवर्तन होना। जैसे मानते हैं हमारे भारत में देखेंगे सुनहरा क्रांति हो जाता है, रजत क्रांति हो जाता है, संचार क्रांति होता है। तो इस तरह से क्या हुआ, परिवर्तन हो जाता है तुरंत। जैसे मैं मानते हैं कि आप हरित क्रांति देखेंगे तो जब देश आज़ाद हुआ उस समय भारत में लोगों के लिए खाने पीने की यानी कि अनाजों का बहुत ही कमी देखा गया। तब हमारा जो देश था, हमारा जो जनता थी, हम किसी दूसरे देश पे डिपेंड थे। वहाँ से दाल चावल गेहूँ आता था, तभी ये लोग यहाँ पे खा पाते थे ठीक से। भारत को एहसास हुआ कि जब तक हमारे यहाँ इसका डेवलपमेंट ज़्यादा नहीं बढ़ जाएगी, जब तक इसका विकास ज़्यादा नहीं होगा, तब तक यहाँ के जनता कभी भी किसी भी अवस्था में शायद भूख से वो मरी जाएगी। और यही वजह था कि पैदावार को बढ़ाने के लिए हरित क्रांति लाया गया। और पैदावार में ये क्रांति समझिए कि आमूल चूल परिवर्तन कर दिया। एक समय था कि हम आत्मनिर्भर थे, मतलब समझिए कि हम सिर्फ खाने पीने तक ही इस चीज़ों को जुटा पाते थे। बाद में आत्मनिर्भर बन करके हम निर्यातक भी हो गए। ये क्रांति का ही देन था, क्योंकि क्रांति का मतलब ही होता है आमूलचूल परिवर्तन करना। तो ज़रा सोच के देखिएगा, जब 1688 में जब इंग्लैंड की जनता को जब ये एक लोकतंत्र की स्थापना करने में जब ये सफल हो जाते हैं, तो इसी के प्रेरणा से ही अमेरिकी क्रांति हो जाती है। इसी की प्रेरणा से देखिएगा, इसी की प्रेरणा से अमेरिकी क्रांति हो जाती है। और फिर अमेरिकी की क्रांति होने के बाद यहाँ भी लोकतंत्र की स्थापना हो जाता है। और फिर ये क्रम जो है, ये जो सिलसिला है आगे बढ़ता है। और बाद में हम देखेंगे कि फ्रांस में भी क्रांति होती है। इसके बाद देखेंगे फ्रांसीसी क्रांति होती है, आपको देखने को मिलेगा फ्रांसीसी क्रांति होती है। और फ्रांसीसी क्रांति में फ्रांस का सम्राट जो लुई 16वां था, वो इतनी ज़्यादा निरंकुश था, उसने कहा था कि मैं ही राज हूँ, मेरा शब्द ही कानून है। इसके वजह से वहाँ की जो जनता थी बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई थी, निराश हो गई थी। त्राहिमाम ये लोग करने लगे थे। कहा कि फ्रांस की जनता। और यहाँ पे देखिएगा, इसी फ्रांसीसी क्रांति में समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व जो है ये बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हुआ, जिसको भारत के प्रस्तावना में सीधे सीधे ले लिया गया। अब देखिएगा यहाँ पे, मतलब हम लोग के भारत में, भारत के जो प्रस्तावना में जो है, जो शब्द है यहाँ के, फ्रांसीसी क्रांति का ही आदर्श जो शब्द है उसको लिया गया। इसमें समानता,
समानता, कलर चेंज कर लिया जाए, समानता, स्वतंत्रता और ये जो बंधुत्व है, ये तीन जो आदर्श शब्द आपको जो दिखते हैं आज के प्रस्तावना में, यही फ्रांसीसी क्रांति से ही लिया गया। तब जाकर के ये लोकतंत्र की स्थापना होती है। बात करें कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित जो मॉडल है, जो हर कंट्री ने उसे अपनाया, उसको हम लोग लोकतंत्र बोलते हैं। लोकतंत्र का मतलब ही होता है यानी कि लोगों का शासन। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें सबसे निचले पायदान पे या सबसे कमज़ोर लोग या सबसे मतलब समझिए कि हाशिए पे खड़े लोगों का हिस्सेदारी जितना ज़्यादा से ज़्यादा होगा, यानी कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों को उतना ही अच्छे तरीके से प्राप्त करता है। जैसे अगर पूरी दुनिया में देखेंगे, यहाँ पे पूरी दुनिया में अगर हम बात करें तो देखिएगा एक अपवाद स्वरूप जहाँ पे राजतंत्र आपको देखने को मिलेगा, जैसे नेपाल हो जाता है। हालांकि बाद में वो भी लोकतंत्र की तरफ झुकने लगा। अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र को हम लोग दो प्रकार से डील कर सकते हैं। अब पूछा जा सकता है, मन में आता होगा कि लोकतंत्र तो बहुत सारे, यानी कि भारत भी लोकतांत्रिक देश है, पाकिस्तान भी लोकतांत्रिक देश है, चाइना भी लोकतांत्रिक देश है, अमेरिका भी लोकतांत्रिक देश है। अब दिमाग में ये भी आता है कि लोकतंत्र के कितने प्रकार होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लोकतंत्र के दो प्रकार होते हैं और लोकतंत्र के दोनों प्रकार को पहले समझेंगे कि कौन सा लोकतंत्र है जो बहुत ही बेहतर होता है। आइए हम लोग नेक्स्ट पेज ले लेते हैं। तो लोकतंत्र के हम लोग प्रकार को समझते हैं। तो यहाँ पे अगर हम प्रकार की बात करें, पेन चेंज कर लिया जाए। अगर हम लोग प्रकार की बात करते हैं, यहाँ पे लगता है कि दिख नहीं रहा है। तो हम लोग सबसे पहले प्रकार की बात करते हैं। देखिए, लोकतंत्र का दो प्रकार होता है। एक हो जाएगा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और दूसरा हो जाएगा अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है। अधिकतर कंट्री में, अधिकतर देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र ही है। जैसे अगर हम लोग बात करें तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? अप्रत्यक्ष लोकतांत्रिक देश हो जाता है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। यानी कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र और प्रत्यक्ष जो लोकतंत्र है, इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग समझते हैं। देखिए, प्रत्यक्ष लोकतंत्र एकदम विशुद्ध, एकदम शुद्ध, एकदम ओरिजिनल लोकतंत्र कहा जाता है। जिस शासन व्यवस्था में जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, जिस शासन व्यवस्था में, जिस पद्धति में जब जनता प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है, उसी को हम लोग प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। और प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात किया जाए तो सबसे विशुद्ध लोकतंत्र होता है। और ये लोकतंत्र वहाँ पे काम करती है जहाँ की जनसंख्या बहुत ही कम हो। जैसे भारत में भी कई उदाहरण मिलेगा। जैसे ग्राम सभा, अगर आप देखते हैं तो ग्राम सभा में आपको प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण मिलता है। अगर हम देश की बात करें तो नॉर्वे और स्विट्जरलैंड में ऐसी लोकतंत्र देखने को मिलता है। ठीक है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र की अगर बात करें तो देखिएगा नॉर्वे में और स्विट्जरलैंड में ऐसा लोकतंत्र हमें देखने को मिलता है। ठीक है, पेन चेंज कर लिया जाए, चलिए। ठीक है, और ऐसी शासन व्यवस्था, और ये देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि प्रत्यक्ष लोकतंत्र उसी देश में काम करता है जहाँ की जनसंख्या बहुत कम हो। क्योंकि आप देख सकते हैं भारत, अमेरिका, पाकिस्तान, इस सब की अपेक्षा नॉर्वे और स्विट्ज़रलैंड की जो आबादी है बहुत ही कम है। और जहाँ पे जनसंख्या बहुत कम होते हैं वहाँ की जनता शासन में प्रत्यक्ष रूप से भाग लेती है। जैसे मानते हैं कि हम लोगों ने ग्राम सभा में कितने लोग होते हैं?
तो ग्राम सभा में गांव के जो लोग होते हैं उनकी संख्या, उनकी आबादी बहुत ही कम होती है, इसलिए वो डायरेक्ट रूप से क्या करते हैं, किसी भी निर्णय में वो प्रत्यक्ष रूप से हिस्सेदार हो जाते हैं, भागीदार हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाता है हमारा क्या, लोकतंत्र। और लोकतंत्र के बारे में हम लोगों ने लोकतंत्र के प्रकार को देखा। ठीक है, और लोकतंत्र के प्रकार में हम लोग देखेंगे जो अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है। देखिए, कोई भी कंट्री जो है, कोई भी देश है, वो हर मॉडल को अपनाती है। जैसे मानते हैं कि आपके पास बहुत सारा मोबाइल होगा, सबका अपना अपना मॉडल होता है, सबका अपना अपना चॉइस होता है। उसी तरीके से हम भारत के लोगों ने भारत को, मतलब समझिए कि लोकतांत्रिक जो मॉडल था उसको हम लोगों ने अपनाया, और वो हमारा मॉडल कैसा है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाता है। और ये दुनिया का सबसे यानी कि प्रचलित जो मॉडल है उस चीज़ को मतलब भारत ने अपनाया। ठीक है, तो हम लोग इसके बाद हम लोग लोकतंत्र की जो विशेषता है हम लोग बारी बारी से काम करेंगे, ताकि लोकतंत्र से जितने भी सवाल आते हैं बीपीएससी में एक भी ना छूटे, और सारा का सारा हम लोग मतलब विश्लेषण के साथ उसको स्टडी भी करेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ते हैं, इसकी विशेषता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, लोकतंत्र की विशेषता क्या है इसके बारे में। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ठीक है।